हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग ने संघ व राज्य क्षेत्र के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग एक करंट अफेयर्स के एक टॉपिक को देखेंगे कि बेटियों के विवाह की न्यूनतम आयु अभी 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष तय की गई है सरकार द्वारा। तो अभी हम लोग इस टॉपिक के बारे में एक समग्र विश्लेषण देखेंगे कि इसके क्या क्या सकारात्मक पक्ष हो सकते हैं, इसके क्या क्या नकारात्मक पक्ष हो सकते हैं। तो इससे आज हम लोग इस टॉपिक को एक बिल्कुल आईएएस व पीसीएस के दृष्टिकोण को, आईएएस व पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस संबंध में, तो उसे आज हम लोग विस्तार से समझते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या डायमेंशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आज हम लोग का ये जो टॉपिक होगा बिल्कुल 360 एंगल से इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो पहले तो हम लोग इस टॉपिक में देख लेते हैं बेटियों के विवाह की न्यूनतम आयु का समग्र विश्लेषण। ये पहले हम लोग इसमें बिल्कुल एक क्रिटिकली एनालाइज करेंगे जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस जो भी ये प्रस्ताव पारित हुआ है कैबिनेट में, तो इसके आपको सकारात्मक पक्ष भी समझना है और जो भी इस प्रस्ताव के नकारात्मक पक्ष हो सकते हैं उसे भी हम लोग को समझना है। क्योंकि आईएएस व पीसीएस में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपसे एक समग्र विश्लेषण पूछा जाता है। तो आपको ना तो सकारात्मक पक्ष इसके लिखने हैं ना तो नकारात्मक पक्ष लिखने, दोनों मिला जुला के आपको इसके पक्ष लिखने हैं जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं भूमिका क्या है। पहले इसकी भूमिका देखेंगे, फिर इसमें हम लोग देखेंगे इसकी मल्टीपल डायमेंशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सकारात्मक पक्ष देखेंगे, नकारात्मक पक्ष देखेंगे। ये जो प्रस्ताव लाया गया है इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं थोड़े और सकारात्मक पक्ष तो वही हैं, लेकिन हमें थोड़ा इसका क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो हमें इसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी जानना है। और इसके नकारात्मक पक्ष हो गए, सकारात्मक पक्ष हो गए, और किस समिति की सिफारिश पे ये निर्णय लिया गया है। समिति की सिफारिश पर। और पांचवा क्या पॉइंट हो गया, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। पृष्ठभूमि तो विवाह से संबंधित पिछले कितने कानून आए हैं, क्योंकि अंग्रेजों के समय से ही विवाह से संबंधित कानून बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों के समय कौन कौन से कानून बनाए गए, और जब 1978 में भी एक विवाह से संबंधित कानून बनाया गया था, तो उस कानून को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि भूमिका क्या है, इसके बाद हम लोग सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष और किस समिति की सिफारिश पे ये सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। और इसके बाद हम लोग आएंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि पहले कौन कौन से कानून बनाए गए हैं विवाह से संबंधित। तो इस टॉपिक पे आज हम लोग बिल्कुल डिटेल चर्चा करेंगे। आप लोग जो भी विद्यार्थी इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सो दैट सभी तक इसका फ़ायदा पहुँचे। और हम लोग बिल्कुल आईएएस और पीसीएस के दृष्टिकोण की अप्रोच को फॉलो करेंगे जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अपन लोग आते हैं भूमिका क्या है। तो अभी हाल में केंद्र सरकार ने बेटियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। और जो लड़कियों के विवाह की आयु 21 वर्ष को मेंटेन रखा गया है, 21 वर्ष को बरकरार रखा गया है। तो ये हमारी भूमिका से शुरुआत होगी कि जो केंद्र सरकार ने जो लड़कों की विवाह की आयु को 21 वर्ष मेंटेन रखा है और जो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु थी उसे बढ़ाकर 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। तो ये कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित हो गया है। तो विधेयक के संबंध में जब आपको पहले एक शुरुआत बता देते कि कैसे विधेयक पारित कैसे होता है। पहले कोई भी विधेयक होगा उसका प्रारूप बनता है, ड्राफ्ट बनता है, एक संबंधित मंत्रालय होता है जो उस विधेयक का प्रारूप बनाता है। फिर उसके बाद उस जो प्रारूप होता है उसे कैबिनेट से पारित कराया जाता है, उसे कैबिनेट पास करता है। फिर जैसे पहले संबंधित मंत्रालय प्रारूप तैयार करेगा, फिर उसके बाद कैबिनेट से पारित होगा,
कैबिनेट पारित करेगा इससे, फिर कैबिनेट से पारित के बाद इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। जैसे क्योंकि ये साधारण विधेयक है तो इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। हम लोग इसे अभी पॉलिटी के संदर्भ में देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आएंगे कि पिछले इतिहास में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं बाल विवाह से संबंधित। तो अभी हम लोग से पॉलिटी के बैकग्राउंड से अभी इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसे एक साधारण विधेयक है क्योंकि इसे साधारण विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा, तो इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इसके बाद दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित होगा, साधारण बहुमत से पारित होगा। इतना डिटेल से कोई बताता नहीं गाइस, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे पूरा हम लोग एक आईएएस की अप्रोच को फॉलो करेंगे जिससे आपके मेंस को निकालने में कोई दिक्कत ना हो। और इधर साधारण बहुमत से पारित होता है। जब ये इस सदन से भी पारित हो जाएगा और राज्यसभा से पारित हो जाएगा तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जब दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा, 50% बहुमत दोनों सदन में मिल जाएंगे, तो इसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। तो जब इधर भी 50% बहुमत मिल जाएगा, इधर भी 50% बहुमत मिल जाएगा, तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति जब इस विधेयक पे हस्ताक्षर कर देगा तो ये विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। तो ये हो गया एक विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया क्या होती है। पहले इसका प्रारूप तैयार होता है। कौन तैयार करता है? संबंधित मंत्रालय हो गया, जैसे इस केस में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो गया, तो वो इसका प्रारूप तैयार करेगा। फिर उसके बाद एक कैबिनेट से उसको पारित कराया जाएगा। फिर कैबिनेट से पारित होने के बाद उसे दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। क्योंकि एक साधारण विधेयक है तो इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा दोनों सदनों में। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए। तो इस तरह से एक विधेयक सदन से पारित होता है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि एक विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये हो गया पॉलिटी के दृष्टिकोण से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो उसमें आपसे विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके सकारात्मक पक्ष क्या क्या हैं। जो अभी प्रस्ताव कैबिनेट से पारित किया गया है उसके सकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो प्रस्ताव पारित किया गया, अगर ये विधेयक पारित होता है तो इसकी क्या क्या कमियां होंगी, तो हम लोग देखते हैं अभी सकारात्मक पक्ष व नकारात्मक पक्ष। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये गाइस ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जहाँ जब भी आप लोग सेवा में जाएंगे तो सरकार का फोकस इस समय बेटियों पे है, तो इस तरह की नीतियाँ सरकार की आएंगी। तो ये आने वाले भविष्य में भी आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि सरकार का फोकस ही है बेटियों पे। अब हम लोग देखते हैं कि जो विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष की गई है बेटियों के लिए, तो इसके सकारात्मक पक्ष क्या क्या होंगे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा नकारात्मक पक्ष पे आते हैं। तो ये सब डायमेंशन हो गई। इन सब डायमेंशन से आपको समझना है। आपको जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करें तो हर एक टॉपिक पे आपको इतनी डायमेंशन आपको कवर करनी है, जिससे आपका जो मेंस का टॉपिक है, मेंस का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग को आंसर आपका अच्छा हो। जो भी अन्य लोगों से आपका आंसर अच्छा होना चाहिए, तभी आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। और हिंदी मीडियम के बच्चों का तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों की एक कमी है, वो सारी डायमेंशन कवर नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक डायमेंशन को लिखते हैं, उसी के बारे में इतना लिख देते हैं कि अन्य डायमेंशन उनकी छूट जाती हैं। तो आप लोग सभी डायमेंशन को पूरा करिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सकारात्मक पक्ष क्या है इसके। सकारात्मक पक्ष, ये जो प्रस्ताव पारित किया इसके बहुत सारे अच्छे, एक बढ़िया सरकार का निर्णय है कि इसमें बेटियों के लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा। तो इसके अभी हम लोग सकारात्मक पक्ष देखते हैं। तो पहला क्या होगा, लैंगिक समानता स्थापित होगी समाज में। लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज में नारी व जो लड़की और लड़कों के बीच जो एक भेदभाव होता है, तो इस कदम से एक लैंगिक समानता स्थापित होगी। लड़की एक समान उम्र होने पे शादी करेंगे, तो एक तरह से समाज में लैंगिक समानता स्थापित होगी। तो पहला क्या हो गया कि लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित
समस्याएं दूर दूर होंगी। तो जब गाइस जब लड़की कम उम्र में शादी करती है तो उसे बहुत तरह की शारीरिक जो बीमारियां होती है उसका सामना करना पड़ता है। तो एक जब 18 वर्ष से जो शादी की उम्र है उसे बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया तो जो लड़कियों की शारीरिक समस्याएं होती हैं तो उनसे उन्हें छुटकारा मिल सकेगा। तो एक तरह से उनकी शारीरिक समस्याओं का इसको दूर करने में मदद मिलेगी इस निर्णय से। तो जो भी लड़कियों की शारीरिक समस्याएं हो गई, मानसिक समस्याएं हो गई, तो इससे उन्हें थोड़ा छुटकारा मिलेगा कि वो देर से शादी करेंगी तो उनको जो भी शारीरिक समस्याएं होंगी उनको दूर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। महिलाएं के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। और तीसरा क्या हो गया, उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं का प्रवेश बढ़ेगा। महिलाओं का प्रवेश, अभी क्या है, शादी की उम्र 18 वर्ष है तो 18 वर्ष तक शादी होते होते तो तब तक उनका 12th कंप्लीट होता है। तो उसके बाद वो क्या होती है, अपना जितना भी उच्च शिक्षा उन्हें प्राप्त करनी होती है तो वो छोड़ देती हैं कि उन्हें अब वो शादी हो रही तो उसके बाद उन्हें उन्हें ससुराल वालों पे निर्भर होना पड़ता है कि शादी के लिए उच्च शिक्षा में उनकी परमिशन मिलती है। जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए यदि परमिशन मिल गई तो ठीक, नहीं तो उन्हें अपनी उच्च शिक्षा छोड़नी पड़ती है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, 18 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष कर दी गई। इससे जो लड़कियां हैं वो अपनी उच्च शिक्षा में प्रवेश, जो उच्च शिक्षा वो प्राप्त करना चाहती हैं वो प्राप्त कर सकेंगी। तो इससे क्या होगा, उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं का प्रवेश बढ़ेगा। अभी क्या होता है कि उनको ससुराल वालों पे निर्भर होना पड़ता है कि पति उनका अगर इजाज़त देता है तो वो अपने जो आगे की स्टडी है उसे कंप्लीट करेंगे। अगर वो इजाज़त नहीं मिलती है तो वो अपनी जो भी हायर स्टडी होती है तो उसे छोड़ना पड़ता है। तो जब 18 वर्ष से 21 वर्ष उम्र बढ़ा दी जाएगी तो उससे जो लड़कियों को अपनी हायर स्टडी को कंप्लीट करने का वो कर सकती हैं, हायर स्टडी वो कंप्लीट कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, महिलाओं का उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में बढ़ोतरी होगी। चौथा क्या हो गया, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण व सामाजिक सशक्तिकरण होगा। जब महिलाएं उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेंगी तो वहाँ पे वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो नौकरी करेंगे। इससे क्या होगा, महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो लड़कियां हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जब आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होगी तो एक तरह से उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो समाज में उनका महत्व बढ़ेगा। तो एक तरह से उनकी समाज में जो स्टेटस है वो और ऊंचा होगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण होने के साथ साथ एक सामाजिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। तो सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि गाइस, जो लड़कियां आपने देखा होगा जो ज़्यादा यानी जो एक अपने ऊपर वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो जो लड़कियां कमाती हैं वो ज़्यादातर दूसरों पर निर्भर नहीं होती। एक तरह से उनका समाज में स्टेटस अच्छा होता है। तो इससे क्या होगा, एक आर्थिक स्थिति भी लड़कियों की अच्छी होगी और उनका सामाजिक जो स्टेटस है वो भी अच्छा होगा। तो सामाजिक सशक्तिकरण होगा, आर्थिक सशक्तिकरण होगा। पांचवा क्या होगा, एक जनसंख्या में कमी होगी। जनसंख्या में कमी होगी। तो गाइस अभी क्या है, भारत की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है। कुछ वर्षों के बाद हम लोग चाइना को क्रॉस करने वाले हैं जनसंख्या के मामले में। तो आपने देखा वो जो शिक्षित महिलाएं हैं वो ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करती। जो भी अशिक्षित महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो एक तरह से पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल लगेगी। पॉपुलेशन पे जो बढ़ रही तो उस पर भी रोक लगाना बहुत आवश्यक है। तो ये भी एक कदम पॉपुलेशन कंट्रोल, ये भी एक कदम हो सकता है कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। जितनी महिलाएं शिक्षित होंगी वो कम से कम बच्चे पैदा करेंगी। तो इससे क्या होगा, जनसंख्या में कमी होगी। जनसंख्या में कमी होने के फ़ायदे देख लेते हैं कि जनसंख्या में कमी होने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला क्या है, रोजगार मिलेगा। रोजगार, जितनी जनसंख्या कम होगी उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भारत में गरीबी है उसे दूर किया जा सकता है। गरीबी कम होगी।
गरीबी कम होगी, और जब जनसंख्या कम होगी तो गाड़ियाँ कम होगी, गाड़ियाँ कम होगी तो प्रदूषण में कमी होगी, प्रदूषण में कमी होगी। आप लोग देखिए एक निर्णय का प्रभाव कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। हम लोगों ने सिर्फ विवाह की उम्र को बढ़ाया है और उसकी हमें कितने कैस्केडिंग इफेक्ट देखने पड़ रहे हैं कि उसका प्रभाव कहाँ तक आ रहा है। उसका प्रभाव प्रदूषण को कम करने में भी उसकी मदद मिल रही है। उससे एक निर्णय से हम लोग गरीबी दूर कर सकते हैं, एक निर्णय से हम लोग जनसंख्या को कम कर सकते हैं। तो एक आप लोग सिर्फ ये आईएएस की पढ़ने की अप्रोच होती है। जब भी आईएएस आप लोग पेपर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को एक समग्र विश्लेषण करना है कि उसका क्या क्या प्रभाव एक निर्णय से एक निर्णय का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। तो सरकार ऐसे ही कोई निर्णय नहीं ले लेती कि विवाह को सिर्फ हमें विवाह की आयु को सिर्फ बढ़ाना है, उसकी प्रभाव देखती है कि इसका प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। तो आपको भी जब एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इस अप्रोच को आपको फॉलो करना है कि उसका कितना बड़ा प्रभाव समाज पे हो सकता है। यहाँ पे नारियों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है, उसके साथ गरीबी भी कम हो रही, और उसका जो रोजगार है वो भी लोगों को मिल रहे हैं, और जो प्रदूषण की समस्या है वो भी कम हो सकती है इस निर्णय से। तो इसके बाद ये पांचवा हो गया। छठे पे देखते हैं, छठा क्या होगा। छठा इधर लिख लेते हैं, छठा आप लोग तब तक इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया एक आईएएस जब किसी टॉपिक को पढ़ता है तो उसको कितने ढंग से कितनी डायमेंशन पे आपको सोचना पड़ता है तब जाके, क्योंकि जब भी एक आईएएस अधिकारी नीति बनाता है तो उसके सोचने की जो डायमेंशन होती है वो इस तरह से सोचता है कि एक निर्णय का कितना व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। अब हम लोग आते हैं छठे पॉइंट पे। हम लोगों ने एक सकारात्मक पक्ष में 5 पॉइंट देख लिए। अब छठे पे आते हैं। देखिए एक निर्णय के प्रभाव में कितना, एक निर्णय लिया है सरकार ने, उसका कितना प्रभाव हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं छठा निर्णय। छठा पक्ष महिलाओं का जीडीपी में योगदान बढ़ेगा। अभी क्या है, महिलाओं का, क्योंकि महिलाएं इतनी ज़्यादा शिक्षित नहीं है तो उतना ज़्यादा वो नौकरी भी नहीं करती। तो जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो अपना नौकरी करेंगे, अपना रोजगार भी पैदा करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी महिलाओं का जीडीपी में योगदान बढ़ेगा, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। तो इससे क्या है, जो देश की इकोनॉमी भी बढ़िया आगे बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, और इससे देखिए कि देश की इकोनॉमी में कितना बड़ा रिफॉर्म हो सकता है कि अगर महिलाओं को भी शिक्षित कर दिया जाए, महिलाओं का भी देश की जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। क्योंकि 50% पॉपुलेशन हमारी महिला लड़कियां हैं। तो अगर इनको भी हम लोग देश की इकोनॉमी में अच्छी तरह से शामिल करें तो देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है। तो ये महिलाओं का जीडीपी में योगदान बढ़ेगा। तो ये हो गया इस टॉपिक के सकारात्मक पक्ष। अब हम लोग आते हैं नकारात्मक पक्ष देखते हैं इसके। अब हम लोग इसके नकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। नकारात्मक पक्ष, तो गाइस पहले इसकी आलोचना ये की जा रही है कि सरकार निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। अभी क्या है, जिसको जो विवाह करना तो हमारा अधिकार है, हम किस उम्र में करें, एक कानून है 18 वर्ष, तो उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार निजी जीवन में हस्तक्षेप करे कि आपको किस उम्र में विवाह करना। अब सरकार भी ये तय करने लगे कि हमें किस उम्र में विवाह करना, तो फिर हमारे जो जनता के फिर मतलब ही क्या है, सरकार ही सब कुछ तय कर दे कि सरकार जो आदमी क्या करेगा, जो नागरिक हैं वो क्या करेंगे। ये सरकार का निर्णय, ये सरकार का काम शासन करना है। शादी या विवाह की उम्र को नियंत्रित करना ये सरकार का कार्य नहीं है। तो एक तरह से ये आलोचना की जा रही है। हमें सिर्फ आलोचना लिखनी है, हमें उस पर ज़्यादा बिल्कुल उस पर विवाद में नहीं पड़ना कि ये सही है या गलत। ये एक आलोचना है सिर्फ कि सरकार निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रही है।
सरकार निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। दूसरी आलोचना क्या हो रही है कि ये कानून हिंदू पे लागू होगा, हिंदू पे होगा, सिख पे होगा, जैन पे होगा और बौद्ध पे लागू होगा। 4 लोगों पे ये कानून लागू होगा। मुस्लिम पे ये कानून, मुस्लिम पे, क्रिश्चियन पे ये कानून लागू नहीं होगा। तो ये इसकी दूसरी आलोचना हो गई कि जो सरकार ये कानून लाने जा रही है तो ये कानून केवल हिंदुओं पे लागू होगा, सिख पे लागू होगा, जैन पे लागू होगा, बौद्ध पे लागू होगा, मुस्लिमों पे ये कानून लागू नहीं होगा। उनका एक पर्सनल लॉस है, उसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है, तो वो वही बनी रहेगी। केवल ये कानून सिर्फ 4 लोगों पे लागू, 4 धर्मों पे लागू होगा, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। तो एक ये आलोचना इसकी हो रही है। तो ये हो गया इसके नकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष हमें बहुत कम लिखने हैं अपने आंसर में, हमें ज़्यादा अपने आंसर में सकारात्मक पक्ष लिखने, 1-2 हमें नकारात्मक पक्ष भी लिख देने, जिससे हमारा जो आंसर है उसमें बैलेंस बना रहे। तो ये हो गया हमारा नकारात्मक पक्ष कि ये सरकार निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रही है कानून के माध्यम से। तो नागरिकों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि हमें किस उम्र में शादी करनी है, लेकिन सरकार इस कानूनों के माध्यम से नागरिकों के निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। तो ये पहली आलोचना हो गई। दूसरी हो गई ये कानून जो भारत के सभी नागरिकों पे लागू नहीं होता है, ये मुस्लिम धर्म को छोड़ देता है और क्रिश्चियन पे छोड़ देता है। तो जब केंद्र की सरकार कानून बना रही है तो ये सभी धर्मों पे लागू होना चाहिए, लेकिन ये मुस्लिमों पे लागू नहीं हो रहा है, ये क्रिश्चियन पे लागू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके अपने पर्सनल लॉस हैं, तो उस कानून के मुताबिक उनके जो विवाह की न्यूनतम आयु अलग है। तो ये हो गए इसका नकारात्मक पक्ष। अब हम लोग आते हैं समिति की सिफारिश। किस समिति की सिफारिश पे ये फैसला सरकार ने लिया है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो समिति कौन सी है? जया जेटली समिति पे, जया जेटली टास्क फोर्स की सिफारिश पे ये फैसला सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार ने ये फैसला लिया। तो जया जेटली समिति ये आप लोग के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया था सरकार ने, तो उस टास्क फोर्स की सिफारिश पे ये फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। अब हम लोग आते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है कि विवाह से संबंधित कौन कौन से कानून सरकार अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं, और जो भारतीय जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी 1-2 कानून बनाए गए विवाह से संबंधित, तो उन कानूनों को भी देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं अब। तो इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस समिति की सिफारिश पर ये फैसला लिया गया है। जया जेटली टास्क फोर्स की सिफारिश पर सरकार ने ये फैसला लिया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जया जेटली टास्क फोर्स। अब हम लोग आते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है विवाह से संबंधित कानूनों की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अभी तक हम लोग ने क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा था कि पॉलिटी के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। अब हम लोग जानते हैं कि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। तो यहाँ से इतिहास में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बाल विवाह से संबंधित कौन कौन से कानून रहे, और इन सभी कानूनों से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पहले भी पूछे गए हैं इन कानूनों से। तो आपके जो पीसीएस व आईएएस एग्जाम 2022 में देने जा रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। प्री में पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जहाँ जाएंगे आप इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला कानून कब पारित किया गया था? बाल विवाह से संबंधित कानून। तो पहले देखते हैं बाल विवाह से संबंधित कानून। तो पहला कानून कब पारित किया गया था? 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट।
तो ये कानून 1872 में पारित किया गया था। इसमें क्या प्रावधान थे कि लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष की गई थी और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष की गई थी। तो ये 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट था। इसमें लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष तय की गई थी और जो लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई थी। और ये किसके प्रयासों से ये ये कानून लाया गया था? तो एक केशव सेन समाज सुधारक थे, तो उनके प्रयासों से ये कानून लाया गया था। तो ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है। एक तो पॉलिटी से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये केशव सेन के प्रयासों से ये कानून पारित हुआ था। जो एक 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट हो गया। दूसरा क्या है? 1891 का सम्मति आयु अधिनियम। ये 1891 में पारित हुआ था। तो ये मालाबारी जी के प्रयासों से पारित हुआ। मालाबारी जी के प्रयासों से ये कानून लाया गया था और इधर कौन? केशव सेन के प्रयासों से ये कानून लाया गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक शारदा अधिनियम था, वो 1929 में लाया गया। तो उसे हम लोग देखते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया 1872 में, ये हो गया 1891 में। अब हम लोग देखते हैं 1929 में हरविलास सारदा के प्रयासों से कानून लाया जाता है। जिस कारण इसे शारदा अधिनियम भी कहते हैं। शारदा अधिनियम कहते हैं। ये कब लाया गया था? 1929 में ये अधिनियम लाया गया था। तो इसमें प्रावधान क्या थे? विवाह की आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय किया गया था। लड़कों के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु वो 18 वर्ष होगी। तो ये 1929 में लाया गया था। किसके प्रयासों से लाया गया था? हरविलास सारदा के प्रयासों से लाया गया था, जिस कारण इस अधिनियम को शारदा अधिनियम भी कहते हैं। तो इसके बाद कब हुआ? इसके बाद 1978 में इस कानून में संशोधन किया गया, शारदा अधिनियम में संशोधन किया गया। तो इसमें इस कानून का क्या नाम था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978। तो 1978 में इस कानून में थोड़ा संशोधन किया गया और जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो 18 वर्ष लड़कियों के लिए हो गई, गर्ल्स के लिए 18 वर्ष हो गई, बॉयज़ के लिए 21 वर्ष हो गई। तो ये अभी तक यही कानून चल रहा था हमारे समाज में, 1978 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम। तो इसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की गई और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तय की गई। तो अभी तक 2021 तक यही कानून चल रहा है और अब इस कानून में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा और जो इस कानून को लाया जा रहा है वो हिंदुओं के लिए लाया जा रहा है, सिख के लिए लाया जा रहा है, जैन के लिए और बौद्ध के लिए। मुस्लिमों के लिए कानून लागू नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब ये प्रस्ताव पारित हो गया, कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित हो गया। तो अब जो कानून आएगा तो वो उसमें क्या होगा, अब जो विवाह की न्यूनतम उम्र होगी लड़कों के लिए भी 21 होगी, लड़कियों के लिए भी 21 होगी। तो गाइस इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख ली, सकारात्मक पक्ष देख लिया, नकारात्मक पक्ष देख लिया। तो ये हरविलास सारदा अधिनियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, चाहे PCS हो चाहे IAS हो, क्योंकि ये चर्चा में है सारदा अधिनियम। तो ये आपके जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसकी भूमिका होगी और प्री में तो पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाएगा और इंटरव्यू में आपसे इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक का पूरा क्रिटिकली एनालाइज। आपको इसी तरह से हर टॉपिक को समझना है सो दैट यू कैन राइट योर आंसर इन मेंस एग्जाम। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।